नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 58 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन से डेट नहीं दिया है दोस्तों, इसमें दिया किस घटना के बाद हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दांडी यात्रा के बाद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दांडी यात्रा के बाद। दांडी यात्रा के बाद। दोस्तों, बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब होता है? शुरू कब होता है अगर डेट के साथ पूछे दोस्तों, शुरू होता है 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है। और दोस्तों, समाप्त ये कब होता है याद रखिएगा। समाप्त की बात करें तो ये होता है दोस्तों समाप्त 5 मार्च 1930 को। 5 मार्च 1930 को याद रखिएगा। 5 मार्च 1930 को समाप्त होता है, ये याद रखिएगा दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब होता है दोस्तों? नोट करिएगा, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और दोस्तों, चौरी चौरा कांड कब होता है? चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, जो कि गोरखपुर के समीप में है। और दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दांडी यात्रा के बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। शुरू होता है 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है, और समाप्त होता है दोस्तों 5 मार्च 1930 को समाप्त होता है, ये याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता होता है दोस्तों 5 मार्च 1931 को, ये भी याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड होता है दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। ये सभी के सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड रिपन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन शुरू कब होता है दोस्तों? 1882 को। 1882 को शुरू होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, उच्च न्यायालय की स्थापना इन्होंने शुरू करवाया था। उच्च न्यायालय याद रखिएगा, न्यायालय याद रखिएगा कि स्थापना कहाँ पर? मद्रास, चेन्नई और मुंबई में शुरू करवाया था लॉर्ड कैनिंग ने। वेलेजली से बात करिएगा दोस्तों, वेलेजली की बात है तो इन्होंने सहायक संधि किया था इन्होंने दोस्तों, वेलेजली ने। सहायक संधि किसने किया था? वेलेजली ने। लॉर्ड मैकाले की बात करें दोस्तों, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। और दोस्तों, उच्च न्यायालय की स्थापना किसने करवाया था? तो हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। सहायक संधि किसने अपनाई थी दोस्तों? सहायक संधि की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली ने। और स्थानीय स्वशासन का जनक हो जाएंगे लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा दोस्तों 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? दोस्तों, हाई कोर्ट की स्थापना किसने शुरू करवाया था? कैनिंग ने, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिला होगा। दोस्तों, कैनिंग के द्वारा 3 उच्च हाई कोर्ट की स्थापना करवाया गया था। तो एक हो जाएगा मद्रास, दूसरा हो जाएगा मुंबई, उस समय बम्बई हुआ करता था, मुंबई। और तीसरा हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता, याद रखिएगा दोस्तों कलकत्ता। तो दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जून 1862 ईस्वी में। 26 जून 1862 ईस्वी में, याद रखिएगा 26 जून 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 को होता है दोस्तों कलकत्ता का। याद रखिएगा दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1 जुलाई 1862 को। और 14 अगस्त 1862 को होता है दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना। मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना होती है
14 अगस्त 1862 को, ये भी याद रखिएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। 1 जुलाई 1862 को होता है कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना, और उसी साल 14 अगस्त 1862 को होता है दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना, और उसी साल 26 जून, पहले ही होता है दोस्तों, 26 जून को होता है, 26 जून 1862 को होता है मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना, जो कि चेन्नई इस समय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पेरिस निम्न में से किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पेरिस निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों जयपुर, मुंबई, चंडीगढ़ या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी या फिर गुलाबी शहर, गुलाबी शहर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहा जाता है। मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, याद रखिएगा दोस्तों, प्रवेश द्वार। और दोस्तों आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है, गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर, याद रखिएगा दोस्तों, गुलाबों का शहर। छत्तीसगढ़ का दोस्तों चीनी का कटोरा, भारत का चीनी का धान का कटोरा बोला जाता है दोस्तों, धान का कटोरा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अब इसमें पूछा दोस्तों भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर को। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, या फिर गुलाबी शहर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जयपुर में दोस्तों हवा महल बना है, हवा महल जयपुर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। हवा महल किसने बनवाया था? तो सवाई राजा जय सिंह ने, याद रखिएगा, सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था हवा महल, जो कि जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान सभा को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों 7 समितियों का गठन किया गया था, 7 समितियों। दोस्तों संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? आप लोगों को पता ही होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों धमनी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसको धमनी बोला जाता है। और दोस्तों सीरा बोला जाता है, अगर शरीर से हृदय की ओर ले जाते हैं तो इसको सीरा बोलते हैं। शरीर से हृदय की ओर ले जाते हैं दोस्तों तो इसको सीरा बोला जाता है, याद रखिएगा। शरीर से हृदय की ओर ले जाते हैं तो इसको सीरा बोला जाता है। दोस्तों पेसमेकर क्या होता है? तो पेसमेकर होता है दोस्तों हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, पेसमेकर कहलाता है। पेसमेकर का काम क्या होता है दोस्तों? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करना, याद रखिएगा दोस्तों, हृदय के धड़कन को नियंत्रण करना पेसमेकर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबड़ का पौधा किस देश से लाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में रबड़ का पौधा किस देश से लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील देश से। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों ब्राज़ील देश से। ब्राज़ील देश से लाया गया था। और कब लाया गया था दोस्तों? 1876 ईस्वी में लाया गया था, ये भी याद रखिएगा, 1876 ईस्वी में। दोस्तों ब्राज़ील के रबड़ के पौधे का नाम क्या था उस समय? तो हेविया ब्राजीलियस, ब्राजीलिसेंस याद रखिएगा दोस्तों, हेविया ब्राजीलिसेंस याद रखिएगा, ये रबर के पौधे का नाम है। 1876 में भारत में आया था, ब्राज़ील देश से आया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच किया जाने वाला धर्म गार्जियन, ये अभ्यास है दोस्तों जो कि भारत और जापान के बीच में होता है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धर्म गार्जियन अभ्यास का 5वां संस्करण पूछा है दोस्तों, 5वां संस्करण किस राज्य में शुरू किया गया है? 5वां संस्करण किस राज्य में हुआ है दोस्तों? तो हो जाएगा राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य में। दोस्तों धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। ये इस बार कौन सा संस्करण था? तो ये हो जाएगा 5वां संस्करण था। और कहाँ पर हुआ है दोस्तों? भारत के राजस्थान शहर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धसैन्य बलों द्वारा सुरक्षित आवागमन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सुरक्षित आवागमन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो कि दोस्तों सीक्रेट हो?
तो इसका क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको संदेश ऐप बोला जाता है। संदेश ऐप कहा गया है दोस्तों, संदेश ऐप लॉन्च किया गया है अर्धसैन्य बलों द्वारा। अगला क्वेश्चन, हरा कशीस का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरा कशीस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरा कशीस का हो जाएगा दोस्तों फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अगर दोस्तों इसकी फार्मूला पूछे दोस्तों तो FeSO4.7H2O। याद रखें दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फेरस सल्फेट का? FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट, जिसे दोस्तों हरा कशीस कहा जाता है। जिंक सल्फेट की बात करें दोस्तों, जिंक सल्फेट को क्या बोला जाता है? सफ़ेद कशिश बोला जाता है दोस्तों जिंक सल्फेट को। और सूत्र यही होता है दोस्तों, इसमें केवल यहाँ पर Fe की जगह पे Zn लिखा जाता है। ZnSO4.7H2O बोला जाता है सफ़ेद कशिश को या फिर जिंक सल्फेट को। मिथाइल अल्कोहल को क्या बोला जाता है दोस्तों? मिथाइल अल्कोहल को दोस्तों वुड स्प्रिट बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, वुड स्प्रिट बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड स्प्रिट बोला जाता है मिथाइल अल्कोहल को। और लेड पेरोक्साइड को क्या बोला जाता है दोस्तों? लाल सिंदूर बोला जाता है लेड पेरोक्साइड को, लाल सिंदूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मानव कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मानव कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्राणु। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों शुक्राणु केवल दोस्तों पुरुषों में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, केवल पुरुष में पाया जाता है, याद रखिएगा। और सब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ये भी याद रखिएगा। अंडाणु दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका है, याद रखिएगा दोस्तों, बड़ी कोशिका है, ये भी याद रखिएगा। और ये दोस्तों ये केवल महिलाओं में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये दोस्तों यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, और तंत्रिका कोशिका दोस्तों सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगा, जो कि महिलाओं में केवल पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा दोस्तों शुक्राणु, केवल पुरुषों में पाया जाता है। ये चारों के चारों ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है? उच्चतम न्यायालय की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय है, याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 216 में दोस्तों हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है दोस्तों, अनुच्छेद 216 में है। अनुच्छेद 315 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 315 में UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 351 में क्या है दोस्तों? संघ की राजभाषा है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 351 में संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 315 में दोस्तों UPSC संघ लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 124 है उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 216 है दोस्तों उच्च न्यायालय हाईकोर्ट। चारों के चारों ऑप्शन नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जातक पवित्र ग्रंथ का संबंध है, मतलब किस धर्म से है दोस्तों? याद रखिएगा, किस धर्म या फिर वंश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से रिलेटेड बात याद रखिएगा दोस्तों, 3 पिटक हैं दोस्तों। एक धम्म पिटक, एक बुद्ध पिटक, एक विनय पिटक, ये तीनों याद रखें दोस्तों। तीन प्रकार के पिटक होते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म में, एक धम्म पिटक, बुद्ध पिटक और एक विनय पिटक, तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध में किसकी विजय हुई? 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर की। किसके बीच होता है दोस्तों ये युद्ध? तो ये होता है दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24 में किसे, यहाँ पर होगा दोस्तों किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है?
किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा दोस्तों, रोहित शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से हो जाएंगे विराट कोहली। वनडे बॉलर ऑफ द ईयर हो जाएंगे मोहम्मद शमी। वनडे बॉलर ऑफ द ईयर मोहम्मद शमी। वनडे क्रिकेट, केवल अगर वनडे क्रिकेट पूछे दोस्तों, वनडे क्रिकेट बैटमैन्स में पूछे तो विराट कोहली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछे तो हो जाएंगे रोहित शर्मा। ये कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछे तो रोहित शर्मा, वनडे क्रिकेट केवल पूछे तो हो जाएंगे विराट कोहली, वनडे बॉलर ऑफ द ईयर मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाचक एंजाइम तथा उससे संबंधित अंगों का गलत समूह क्या है? गलत समूह क्या है दोस्तों? तो माल्टेज कहाँ से स्रावित होता है? तो हो जाएगा बड़ी आंत से। पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। टाइलिन दोस्तों लार ग्रंथि से लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजेन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ट्रिप्सिनोजेन पाया जाता है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि से, ये याद रखिएगा। पित्ताशय से नहीं निकलता है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ये सब एंजाइम है दोस्तों, ये चारों के चारों एंजाइम है। ये सब दोस्तों ग्रंथियां हैं, कहाँ से स्रावित होता है। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ट्रिप्सिनोजेन कहाँ से होता है? अग्नाशय से। ट्रिप्सिनोजेन अग्नाशय से, याद रखें दोस्तों, अग्नाशय से। माल्टेज बड़ी आंत से निकलता है, ये सही है। पेप्सिन अमाशय से निकलता है, ये भी सही है। टाइलिन लाल ग्रंथि से निकलता है, ये भी सही है। ट्रिप्सिनोजेन दोस्तों अग्नाशय से निकलता है। अगला क्वेश्चन, भारत के में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? तो दोस्तों 27.7% क्या है? तो 27.7% की बात करें दोस्तों तो पठारी क्षेत्र है। इतना क्या है दोस्तों? पठारी क्षेत्र है। इतना क्या है? पठारी। 18.6% है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र। 10.7% क्या है दोस्तों? 10.7% तो पर्वतीय क्षेत्र, याद रखें दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र। और दोस्तों 43% है दोस्तों मैदानी क्षेत्र। तो इसमें पूछा दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, 18.6%। और 18.6% है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र। 27.7 है पठारी क्षेत्र, 10.7 है पर्वतीय क्षेत्र, 43% है मैदानी क्षेत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्म लोहे का। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नर्म लोहे का, याद रखिए दोस्तों, नर्म लोहे का। सीसा और टिन कहाँ यूज होता है दोस्तों? तो हो जाएगा सीसा और टिन का यूज कहाँ होता है? फ्यूज का तार बनाने में यूज होता है सीसा और टिन का। फ्यूज का तार बनाने में सीसा और टिन का यूज होता है, याद रखिएगा। तांबा कहाँ पर यूज होता है दोस्तों? तड़ित चालक में यूज होता है तांबा, ये याद रखिएगा। और तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, याद रखिए दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। और तड़ित चालक में दोस्तों तांबे का यूज किया जाता है। नर्म लोहे का यूज होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में। सीसा और टिन का यूज होता है दोस्तों फ्यूज का तार बनाने में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक है? बैरोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब नापने के लिए। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है, दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके स्तंभ के धीरे धीरे गिरना किसका सूचक है? तो हो जाएगा दोस्तों वर्षा की संभावना। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों, वर्षा का संभावना होता है अगर धीरे धीरे गिर रहा है। अगर तेज़ी से गिरता है दोस्तों तो अगर अचानक गिरता है दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों आंधी या तूफान आने का। स्वच्छ व साफ मौसम का होता है दोस्तों ऊपर उठना। अगर ऊपर उठना धीरे धीरे ऊपर उठना होता है दोस्तों स्वच्छ व साफ मौसम का संकेत होता है। धीरे धीरे अगर ऊपर उठ रहा है तो स्वच्छ और साफ मौसम का संकेत होता है। धीरे धीरे नीचे गिर रहा है दोस्तों तो वर्षा की संभावना होती है। अचानक से गिर रहा है तो दोस्तों तो आंधी या तूफान आने का संभावना होता है। अगला क्वेश्चन है,
अब आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना काल में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों छठवीं पंचवर्षीय योजना काल में। दोस्तों अगर बात करें नाबार्ड की स्थापना होती कब है, अगर सन की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये सब याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।